हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक नज़र आप लोगों के प्यारे कमेंट्स पर डाल लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रुद्रप्रयाग के आदमखोर कहानी की सीरीज चल रही है। जिन लोगों ने कहानी के पहले भागों को नहीं सुना है, उनसे निवेदन है कि आप इस वीडियो से पहले कहानी के पहले भागों को भी जरूर सुन लें। इस कहानी के 6 भाग मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। 6वें भाग में आपने सुना था कि एक बार फिर से उस आदमखोर लेपर्ड की जगह किसी दूसरे लेपर्ड ने गाय के शरीर पर डाला गया जहर खा लिया था और उसके कारण वो बेकसूर लेपर्ड मर गया। अभी तक 2 बेकसूर लेपर्ड कॉर्बेट के हाथों मारे गए थे। उसके बाद जिम कॉर्बेट साहब निराश होकर अपने इस अभियान को अधूरा छोड़कर वापस अपने घर लौट आए थे। हालांकि उन्हें वापस लौटते हुए काफ़ी बुरा लगा था, क्योंकि वो वहाँ के लोगों को लेपर्ड की दया पर छोड़ आए थे। उनके वहाँ से बिना आदमखोर को मारे वापस लौटने पर उनकी आलोचना तब अखबारों में भी की गई। लेकिन जिम कॉर्बेट इस अभियान में मानसिक रूप से इतना थक चुके थे कि उन्हें घर वापस लौटना ही था। अगर वे 1-2 दिन और वहाँ रुक भी गए होते तो निश्चय ही है वो आदमखोर लेपर्ड कॉर्बेट को भी मार चुका होता। यहाँ तक की कहानी आप लोग सुन चुके हैं। इसके बाद की कहानी अब मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। जब जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग से अपने अभियान को अधूरा छोड़कर वापस लौटे थे, उस समय सन 1925 की सर्दियाँ थीं और लगभग 5 महीने बाद जब बसंत की ऋतु आ गई, तब वो फिर से एक बार नई ऊर्जा के साथ अपने इस अधूरे अभियान को पूरा करने के लिए वापस रुद्रप्रयाग के लिए लौटे। उन्होंने कोटद्वार तक की यात्रा रेलगाड़ी से तय की। उसके बाद वो वहाँ से पैदल ही पौड़ी आ गए। पौड़ी से उन्होंने अपने दोस्त इबर्सन को भी अपने साथ ले लिया। जिम कॉर्बेट जब यहाँ से गए थे, उसके बाद से उस आदमखोर ने 10 और लोगों को अपना शिकार बना लिया था। इन 5 महीनों में किसी भी आदमी और शिकारी ने उस लेपर्ड को मारने का प्रयास भी नहीं किया था। जब जिम कॉर्बेट पौड़ी पहुंचे थे, तभी उन्हें एक खबर मिली थी। वो खबर ये थी कि उस आदमखोर ने एक छोटे लड़के को अपना शिकार बना लिया है और ये शिकार लगभग 2 दिन पहले नदी के बाएं किनारे पर किया गया था। इसलिए जिम कॉर्बेट ने रुद्रप्रयाग जल्दी पहुंचने के लिए अपनी रफ्तार को बढ़ा दी ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँच सकें और उस बच्चे की लाश के पास मचान बनाकर बैठ सकें। लेकिन जब तक वो रुद्रप्रयाग पहुँचे, तब उन्हें ये जानकर काफ़ी निराशा हाथ लगी कि पिछली रात ही उस आदमखोर ने उस बच्चे की लाश को पूरा खा लिया था। उसके शरीर का जो बचा कुचा भाग था, उसे गांव में लाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिम कॉर्बेट ने यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उन दोनों पुलों को फिर से बंद करवा दिए। इससे पहले जब जिम कॉर्बेट यहाँ पर रुके हुए थे, तब उन्होंने सूचना देने के लिए गांव के लोगों का ऐसा नेटवर्क बनाया था कि कोई भी दुर्घटना घटने पर उसकी सूचना कॉर्बेट तक जल्द से जल्द पहुंच जाती थी। इसलिए उन्होंने वहां पहुंचते ही सारे जगह ये खबर भिजवा दी कि जिम कॉर्बेट साहब वापस लौट आए हैं। ऐसी जगह पर जहां पर इतना चालाक आदमखोर सक्रिय रहा हो, वहां पर अफवाहें उड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। रात के समय हल्की सी भी आहट होने पर लोग उस आहट को आदमखोर से जोड़ लेते थे। ऐसे ही अफवाह एक आदमी के बारे में उड़ाई गई थी। दरअसल ये आदमी अलकनंदा नदी से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता था। पेशे से वो एकदम गरीब मजदूर आदमी था। एक सुबह जब उसका बेटा उसे खाना देने के लिए उसके छप्पर में आया, तब उसने देखा कि उसका बाप उस छप्पर में नहीं था और उस छप्पर के बाहर आदमखोर लेपर्ड के पैरों के निशान हैं। उसने वापस गांव में आकर ये बात फैला दी कि उसके बाप को आदमखोर ने पिछली रात मार दिया है। 4 आदमियों को कॉर्बेट को ये सूचना देने के लिए रुद्रप्रयाग भेजा गया। जब ये लोग जिम कॉर्बेट के पास पहुंचने ही वाले थे, तब जिम कॉर्बेट इबर्सन के साथ उस लेपर्ड की तलाश में एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। जब उन्हें ये खबर मिली, तब उन्हें इस बात पर थोड़ा शक हुआ कि उस आदमी को आदमखोर ले गया है, क्योंकि
अभी तक उन आदमियों द्वारा बताए गए किस्से से ऐसा लग रहा था कि कहानी में कुछ गोलमोल है, जबकि कॉर्बेट को ऐसा लग रहा था वो लेपर्ड नदी के दूसरे तरफ था। उन्होंने उन चारों आदमियों के साथ पटवारी को उन लोगों के साथ वापस उसी गांव में भेज दिया और पटवारी से कहा कि वो खुद जाकर वहां खोजबीन करे और उसे अगर लगता है कि उस आदमी को आदमखोर ने मारा है तब वो उसकी खबर कॉर्बेट के पास भिजवा दें। अगली शाम उस पटवारी ने जिम कॉर्बेट को यह खबर दी कि उसने लगभग 200 आदमियों के साथ उस जगह के आसपास पूरे जंगल को खुजवाया है, लेकिन ना तो वो आदमी मिला ना ही उसकी लाश। उसके साथ उसने उस लेपर्ड के पंजों के चित्र भी कागज़ पर बनाकर भेजे थे। जिम कॉर्बेट ने जब उन पंजों के चित्रों का मुआयना किया तो देखने में ये पंजे लेपर्ड के पंजे जैसे लग रहे थे, लेकिन वो अभी भी आश्वस्त नहीं हो पा रहे थे कि ये उसी आदमखोर के पैरों के निशान हैं या फिर ये कोई दूसरा लेपर्ड है। जब 5 दिन बीत गए तब जिम कॉर्बेट और इबर्टसन जब एक बांधे गए मचान पर बैठने जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनकी तरफ लोगों की भीड़ एक आदमी को पकड़ के ला रही और वो आदमी जिसे पकड़कर वो लोग लेकर आ रहे थे वो चिल्ला रहा था कि उसे छोड़ दिया जाए, उसने कोई अपराध तो नहीं किया है। जब ये भीड़ जिम कॉर्बेट के पास आ गई तब उन्होंने जिम कॉर्बेट को बताया कि साहब ये वही आदमी है जिसके आदमखोर द्वारा मारे जाने की खबर कुछ दिन पहले गांव में इसके बेटे ने फैलाई थी। इतने दिन से वो लोग मान रहे थे कि इस आदमी को आदमखोर ने मार दिया है, आज ये जिंदा मिला है। दरअसल वहाँ पर हुआ ये था कि उस आदमी के बेटे ने 100 रुपये में एक जोड़ी बैल खरीदे थे और उसके बाप के हिसाब से इन दोनों बैलों की कीमत 70 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए वो अपने बेटे से नाराज़ था और रात का खाना खाने के बाद वो नाराज़ होकर अपनी बेटी के ससुराल चला गया और उसने किसी को बताया भी नहीं। उसके जाने के बाद जब सुबह उसका बेटा वहाँ आया तब अपने बाप को वहाँ न पाकर उसने उसे अगल बगल खोजा और उसे ज़मीन पर लेपर्ड के पैरों के निशान भी दिखाई दिए। तो उसने मान लिया कि उसके बाप को आदमखोर लेपर्ड ने मार दिया है, जबकि ये आदमी वहाँ से कई मील दूर अपनी बेटी के ससुराल का सुख ले रहा था। इधर उसके वजह से पूरा गांव दहशत में था। दूसरी तरफ जिम कॉर्बेट ने फिर से पुल पर निगरानी देने के लिए इबर्टसन के सामने प्रस्ताव रखा कि वो दोनों पुल के ऊपर बैठकर रात में लेपर्ड का पुल पार करने का इंतजार करेंगे। लेकिन इबर्टसन रात की ठंड हवा में उस पुल पर बैठने के लिए राजी नहीं था, इसलिए जिम कॉर्बेट ने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने बढ़ई की मदद से उस पुल पर लकड़ी का एक छोटा सा छत वाला मंच बनवा दिया, जिससे पुल पर ठंडी हवाओं का असर खत्म हो गया। लगातार 5 रातों तक कॉर्बेट और इबर्टसन दोनों उस पुल के ऊपर बैठे और छठे दिन इबर्टसन वापस पौड़ी चला आया। इन 5 दिनों में उस लेपर्ड ने एक कुत्ता, 4 बकरियां और 2 गायों को मारा। कुत्ते और बकरे की लाश को तो वो उसी रात मार के खा गया, लेकिन मारी गई गाय की बची लाश के पास मचान बनाकर जिम कॉर्बेट बैठ गए। दूसरे दिन जब वो लेपर्ड उस गाय की लाश को खाने आया तब जैसे ही जिम कॉर्बेट अपनी राइफल को उसकी तरफ करके टॉर्च जलाने वाले थे तभी वहाँ से कुछ दूरी पर एक घर का दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ खुला। उसमें से एक औरत लघु शंका के लिए बाहर आई और वो लेपर्ड इंसानी मांस के लालच में उस घर की तरफ चलती है। इससे पहले कि वो लेपर्ड उस औरत तक पहुंच पाता, वो औरत फिर से घर में चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। इसके बाद वो लेपर्ड वापस उस गाय की लाश पर नहीं आया। जिम कॉर्बेट सुबह तक उसका इंतज़ार करने के बाद वापस अपने कैंप में लौटा है। उस दिन के बाद उस लेपर्ड ने एक और वारदात को अंजाम दिया। एक रात वो एक घर का दरवाज़ा तोड़कर ज़बरदस्ती एक घर में घुस गया। उसी घर में एक औरत और उसके छोटे 3 बच्चे सोए हुए थे। दरवाजे पर लेपर्ड के दरवाजे तोड़ने की आवाज़ सुनकर वो औरत अपने बच्चों के साथ जाग गई थी। जितने बार वो लेपर्ड दरवाजे पर जोर लगाता, ये सभी डर के मारे चीखने लगते। आखिरकार लेपर्ड दरवाजे को तोड़कर घर में घुस ही गया। उस औरत ने अपने बच्चों को अपने पीछे छुपा लिए। उस आदमखोर लेपर्ड ने उस महिला पर कई वार कर दिए और उसे पैर से पकड़कर बाहर घसीटने लगा, लेकिन
वो औरत बहुत हिम्मती थी। जब वो लेपर्ड उसे घसीटते हुए दरवाजे के बाहर ले जाने वाला था, तब उस औरत ने दोनों दरवाजों को पकड़कर बंद कर दिए और अपने पैर को ज़बरदस्त तरीके से लेपर्ड के पंजे से छुड़ा लिए। लेपर्ड पूरी रात घर में घुसने का प्रयास करता रहा। उस औरत के शरीर पर काफ़ी गंभीर घाव बने हुए थे और उसके बच्चे के सर में भी चोट आई थी। इन घावों को भरने में कई महीने लगे। जब इस घटना की खबर जिम कॉर्बेट को मिली तो जिम कॉर्बेट इसी घर में दरवाजे को खोलकर अकेले लगातार 2 रातों तक बैठे रहे, लेकिन वो लेपर्ड नहीं आया। कुछ दिनों बाद इबर्टसन भी पौड़ी से वापस लौट आया। अगली सुबह जब जिम कॉर्बेट और इबर्टसन एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी उन लोगों को ये खबर पहुंचाई गई कि रुद्रप्रयाग से उत्तर पश्चिम में, वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव के पास पिछली रात वो आदमखोर लेपर्ड लगातार बोल रहा था। ये वही जगह थी जहां पर कॉर्बेट और इबर्टसन ने उस लेपर्ड को मारा था, जिसका पंजा एक लोहे के फंदे में फंस गया था। दोस्तों, आप लोगों को वो किस्सा मैंने कहानी के पिछले भाग में सुनाया है। ये वही जगह थी। जिम कॉर्बेट उस जगह के बारे में बताते हैं कि उस जगह पर कई सारी गुफाएं और गड्ढे थे। ये गड्ढे प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि ये गड्ढे वहाँ के लोगों द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि इन गड्ढों को खोदकर उसमें से तांबा निकाला जाता था। बाकी ये इलाका बहुत घनी झाड़ियों वाला था और जिम कॉर्बेट को ऐसा लगता था कि आदमखोर जब भी रुद्रप्रयाग के आसपास आता है, तब वो इन झाड़ियों का प्रयोग अपने छिपने के लिए करता होगा। जिम कॉर्बेट जब जब यहाँ आते, तब वो इस जगह के सबसे ऊंचे वाले हिस्से में चढ़ जाते थे। लेपर्ड जैसे जानवर को धूप सेकने का बहुत शौक होता है और वो अक्सर किसी गिरे हुए मोटे पेड़ के तने पर या चपटे चट्टान पर लेटकर धूप सेकते हैं। ऐसे समय पर उस पर गोली दागना काफ़ी आसान है। जिम कॉर्बेट और इबर्टसन ने हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद अपनी अपनी राइफल अपने साथ ले ली। इबर्टसन ने अपने साथ अपने एक नौकर को भी ले लिया और वो लोग उस जगह के लिए निकल पड़े। जिम कॉर्बेट का मन था कि वो सबसे पहले एक बकरे को खरीदेंगे। अब तक उन्होंने जितने भी बकरे खरीद कर जंगल में बांधे थे, उन सभी को उस लेपर्ड ने मार दिया था। जिम कॉर्बेट ने एक बकरे को खरीदा। ये बकरा अपना पूरा गला फाड़ कर चिल्ला रहा था और उसकी ये बात लेपर्ड को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी। इसलिए जिम कॉर्बेट ने उसे उसी जगह पर बांध दिया जहाँ पर पिछले रात वो लेपर्ड बोल रहा था। उसके बाद उन तीनों लोगों ने बड़ी सी चट्टान के पीछे अपनी अपनी पोजीशन ले ली। धीरे धीरे अब शाम ढल रही थी और सूरज भगवान लाल गोले की तरह पहाड़ियों के पीछे डूबने ही वाले थे। जैसे ही सूरज छिपा, बकरे ने बोलना बंद कर दिया। जिम कॉर्बेट ने देखा तो बकरे के कान खड़े थे और वो एक झाड़ी की तरफ देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने सर को हिलाया और रस्सी को खींचने लगा। वो अपने आप को उस रस्सी से छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस बकरे ने लेपर्ड को देख लिया है। बकरे के इतने पास तक आ जाने के बाद भी लेपर्ड ना तो कॉर्बेट को दिखा था और ना ही इबर्टसन को। दूसरी तरफ लेपर्ड ने भी अभी तक उस बकरे पर हमला नहीं किया था। इसका मतलब उस लेपर्ड के मन में भी उस बकरे को मारने में संकोच था। इबर्टसन की बंदूक पर दूरबीन लगी थी, इसलिए जिम कॉर्बेट ने अपनी जगह इबर्टसन को दे दी और जैसे ही वो जिम कॉर्बेट की जगह पर लेटा और उसने अपनी राइफल उठाई, जिम कॉर्बेट ने उसे बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि वो उन झाड़ियों की तरफ दूरबीन से बहुत अच्छे ढंग से देखे जिस तरफ वो बकरा देख रहा है। अगर वो बकरा उस लेपर्ड को देख रहा है तो हो सकता है कि इबर्टसन की उस दूरबीन से वो लेपर्ड उसे भी दिख जाए। कुछ देर तक इबर्टसन दूरबीन पर आंख लगाए उन झाड़ियों में देखता रहा, लेकिन उसे लेपर्ड नहीं दिखा। उसके बाद उसने अपनी राइफल और अपनी जगह फिर से जिम कॉर्बेट को दे दी। बहुत देर से वो बकरा सिर्फ एक ही पोजीशन में खड़ा था। लेपर्ड बहुत चालाक था। वो अंधेरा होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि अंधेरे में उसे कोई खतरा ना हो। कहीं ना कहीं उसे भी अपने सिक्स सेंस से ये पता लग गया था कि बकरे के पास कोई खतरा हो सकता है। धीरे धीरे बहुत कीमती समय गुजरते जा रहा था।
जिम कॉर्बेट ने दूरबीन से उन झाड़ियों को इंच बाय इंच देखना शुरू किया, लेकिन वो भी वाटसन की तरह ही लेपर्ड को नहीं देख पाए। दूसरी तरफ दिन का उजाला अब बहुत कम हो गया था और बकरा भी अब सिर्फ एक निशान जैसा दिख रहा था। जिम कॉर्बेट और इबर्टसन को वापस लौटकर अपने कैंप के लिए अभी बहुत दूर जाना था, और अगर वो लोग रात होने से पहले यहाँ से नहीं हटे तब उस आदमखोर के लिए उन लोगों का शिकार करना भी कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अंधेरा होने पर अब शिकार बकरे का नहीं होगा, बल्कि इन तीनों आदमियों में से किसी एक आदमी का होगा। इसलिए जिम कॉर्बेट ने अब और समय बर्बाद नहीं किया और वो सभी चट्टान के पीछे से उठकर बकरे के पास आ गए। बकरा अभी भी एकदम चुपचाप था। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने उस बकरे को उस खूंटे से छुड़ाया और उसकी रस्सी इबर्टसन के नौकर के हाथ में दे दी और उसे सबसे आगे चलने को कहा। इबर्टसन और कॉर्बेट अपने दाएं बाएं और पीछे की तरफ एकदम चौकन्ना होकर ध्यान देते हुए कैंप की ओर चल पड़े। वो बकरा आगे बढ़ने में आनाकानी कर रहा था, इसलिए जिम कॉर्बेट ने कहा कि वो उस बकरे को खुला छोड़ दें। इस अंधेरे जंगल में वो बकरा अपने आप को अकेला पाकर उस लेपर्ड के डर से उन लोगों के पीछे पीछे आता रहेगा। लेकिन जब उस बकरे की रस्सी को खोला गया तब वो बकरा पीछे की तरफ मुड़ा और वापस उसी तरफ भाग गया जहाँ से वो लोग उस बकरे को खोलकर लेकर आए थे। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि वो बकरा इतना अच्छा था कि उसने सिर्फ एक दो बार आवाज़ करके उस लेपर्ड को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और फिर से उसके द्वारा लेपर्ड को पास बुलाया जा सकता था। दूसरी बात, कुछ ही देर पहले उन्होंने इस बकरे को बहुत मोटी रकम देकर खरीदा था। इस तरह से उस बकरे को उस लेपर्ड द्वारा मारने के लिए छोड़ देने का मन ना ही कॉर्बेट का था ना ही इबर्टसन का। इसलिए कॉर्बेट और इबर्टसन भी उस बकरे की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन थोड़ी देर में ही वो बकरा झाड़ियों के बीच गायब हो गया। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया था। अब वो बकरा उन्हें मिला तो नहीं, इसलिए वो लोग वापस कैंप की तरफ चल दिए। उन्होंने सोचा क्या पता बकरा किसी और रास्ते से गांव में वापस लौट आएगा। जिम कॉर्बेट आगे आगे चल रहे थे, बीच में इबर्टसन का नौकर और सबसे पीछे इबर्टसन चल रहा था। तभी सामने रास्ते में जिम कॉर्बेट ने कुछ काली सफ़ेद सी चीज़ देखी। जिम कॉर्बेट बहुत सावधानी से रास्ते के बीचों बीच पड़ी उस सफ़ेद चीज़ की तरफ बढ़े। तब उन्होंने पाया कि रास्ते के बीचों बीच वो बकरा एकदम लेटा हुआ था। वो बकरा वहाँ पर ऐसे लेटा हुआ था जैसे वो नींद में सो रहा हो। जिम कॉर्बेट जब उसके और पास गए तो उन्होंने माचिस जलाकर उसकी रोशनी में देखा कि उस बकरे के गले से खून का फुहारा फूट रहा है और उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उस आदमखोर लेपर्ड ने उस बकरे को मारकर जिम कॉर्बेट के रास्ते में उसकी लाश को रख दिया था और ऐसा लग रहा था जैसे वो जिम कॉर्बेट को ये संदेश देना चाहता था कि ये लो, ये तुम्हारा ज़रूरी सामान है जिसे छोड़कर तुम लोग वापस जा रहे थे और अब अंधेरा हो गया है। देखते हैं कि तुम में से कौन कौन गांव तक जिंदा पहुंच पाता है। किस्मत से जिम कॉर्बेट के जेब में माचिस की एक डिब्बी पूरी भरी थी। उजाला करने के लिए जिम कॉर्बेट उन माचिस की तिल्लियों को बारी बारी से जलाते हुए इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ते रहे। अब आप लोग सोच लीजिए, एक माचिस की तिल्ली की रोशनी में अंधेरे जंगल में, वो भी जब आदमखोर आपके आसपास हो, तब वो लोग कितने डर में रहे होंगे। अगर वो माचिस की डिब्बी भी ना होती तब जैसे तैसे जब वो लोग गांव के इतने करीब पहुंच गए कि वो लोग आवाज़ देकर लोगों को लालटेन लेकर बुला सकते थे, तब उन्होंने आवाज़ देकर लोगों को अपने पास बुला लिया। गांव वालों को अपने पास आते देख उन तीनों के मन में अब जाकर शांति मिली। गांव वालों के साथ जिम कॉर्बेट और वो दोनों सकुशल वापस कैंप में पहुंच गए। जिम कॉर्बेट उस रात को कभी भूल नहीं पाए। उन लोगों ने उस बकरे की लाश को वहीं पर छोड़ दिया था जहां पर उस लेपर्ड ने उसे मारकर रखा था। अगली सुबह जिम कॉर्बेट वापस उसी रास्ते पर निकले, तब उन्होंने देखा कि उस लेपर्ड ने गांव तक जिम कॉर्बेट का पीछा किया था। दूसरी हैरानी वाली बात यह भी थी कि उसने अपने द्वारा मारे गए बकरे को उसके बाद भी खाया नहीं था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि उस आदमखोर को
इंसानी मांस का कैसा स्वाद लगा था। वो बकरा एकदम वैसा ही वहाँ पर लेटा था जैसा वो लोग उसे वहाँ पर छोड़ कर गए थे। कई मौक़ों पर उस लेपर्ड ने जिम कॉर्बेट का पीछा किया था और हर बार वो जिम कॉर्बेट से एक कदम आगे ही रहता था। आज फिर से उस लेपर्ड ने बाजी मार ली थी। उस बकरे की लाश को वैसे ही छोड़कर जिम कॉर्बेट वापस अपने कैंप पर आ गए। वो जब वहाँ पहुँचे तब इबर्टसन ने उन्हें सूचना दी कि उन लोगों को तुरंत रुद्रप्रयाग के लिए निकलना है, क्योंकि पिछली रात आदमखोर ने एक आदमी को मार दिया है। जो आदमी ये खबर उन तक पहुँचाने आया था वो एग्जैक्ट उस जगह के बारे में नहीं बता पाया कि उस आदमखोर ने ठीक किस जगह पर उस आदमी को मारा है। पिछली रात जब वो लेपर्ड जिम कॉर्बेट और उनके साथियों का पीछा कर रहा था तब जिम कॉर्बेट और इबर्टसन के चौकन्ना रहने के कारण वो इन तीनों में से किसी को भी मार नहीं पाया था। उसके बाद उसने अपना रास्ता बदल दिया था और वो दाहिनी तरफ नदी के किनारे पर बनी पहाड़ियों पर चला गया था। जो आदमी ये खबर यहाँ तक पहुँचाने आया था उसका नाम नंदराम था और उसका गांव इस जगह से लगभग 6 किलोमीटर दूर था। उसने बताया कि जिस आदमी को उस लेपर्ड ने मार डाला था उस आदमी का नाम गाब्या था और उसने बड़े मेहनत से अकेले अपने परिवार के रहने के लिए जंगल को काटकर घर बनाया था, जिसमें वो अपनी माँ, पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। एकदम सुबह ही उस नंदराम को एक औरत के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी। पता करने पर उसे पता चला कि एकदम सुबह सुबह 4 बजे वो आदमखोर गाब्या को मारकर अपने साथ लेकर चला गया था। उसके बाद ये सूचना देने के लिए नंदराम जिम कॉर्बेट तक दौड़ा दौड़ा भाग कर आया था। जिम कॉर्बेट और इबर्टसन ने नंदराम को अपने साथ ले लिया और वो दोनों उस तरफ चल पड़े। वहाँ तक का रास्ता काफ़ी थका देने वाला था। वहाँ पहुंचकर जिम कॉर्बेट ने देखा कि ये घर गांव के अन्य घरों से काफ़ी दूरी पर बना हुआ था और इसके आसपास काफ़ी घना जंगल था। जब वो आदमी घर के दहलीज पर बैठकर बीड़ी पी रहा था तभी दरवाजे के पास बैठे उस आदमी को उस लेपर्ड ने अपना शिकार बना लिया था। उसने उस आदमी को गले से पकड़ा और उसे खींच कर ले गया। लेपर्ड को अपने पति को ले जाते उसकी पत्नी ने देख लिया था। तब उसका पति मदद के लिए चिल्ला रहा था, इसलिए उस घर की औरतों को ऐसा लग रहा था कि वो आदमी अभी भी जिंदा होगा। लेकिन जिम कॉर्बेट ये बात समझते थे कि वो आदमी कब का मर गया होगा। काफ़ी दूर तक जिम कॉर्बेट ने लेपर्ड द्वारा उस आदमी को घसीट कर ले जाने के निशानों का पीछा किया और आखिरकार उन्हें उस आदमी की डेड बॉडी मिल गई। लेपर्ड ने पेट भर के उसकी लाश से मांस को नोचा था। उस आदमी की लाश जिस जगह पर पड़ी थी उस जगह के आसपास ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर मचान बनाकर बैठा जा सके। इसलिए जिम कॉर्बेट ने इबर्टसन की मदद से उस आदमी के शरीर पर जहर छिड़कवा दिया और जहर के कैप्सूल भी शरीर में धंसा दिए। ये जहर साइनाइड जहर था। शाम होने वाली थी, इसलिए जिम कॉर्बेट ने इबर्टसन के साथ वहाँ से काफ़ी दूर एक पहाड़ी पर अपनी पोजीशन ले ली। यहाँ से वो लोग उस जगह को देख सकते थे जहाँ पर वो डेड बॉडी पड़ी थी। वो लोग लगभग 2 घंटे तक वहीं पोजीशन में छिपे रहे, लेकिन लेपर्ड वहाँ नहीं है। जब अंधेरा हो गया तो जिम कॉर्बेट ने लालटेन जलाई और वो लोग वापस कैंप में आ गए। अगली सुबह जल्दी उठकर जिम कॉर्बेट और इबर्टसन दोनों फिर से उसी पहाड़ी पर बैठ गए जहाँ से उस आदमी की लाश दिख रही थी। उस सुबह काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें वो लेपर्ड वहाँ पर नहीं दिखा था। जब आसमान में सूरज उग आया तो जिम कॉर्बेट और इबर्टसन उस आदमी की लाश तक गए। तब उन्होंने देखा कि जिन 3 जगहों पर जिम कॉर्बेट ने जहर के कैप्सूल डाले थे उन 3 जगहों को छोड़कर उस लेपर्ड ने उस आदमी के बाकी हिस्से को खाया था। उसके बाद उसने उस आदमी के लाश को थोड़ी दूर घसीटकर पास की झाड़ियों में छुपा दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ आसपास ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर मचान बांधा जा सके और उस आदमी के शरीर में अभी इतना मांस नहीं बचा था कि यह निश्चित ही हो कि वो लेपर्ड आज रात वापस आ गई। इसलिए जिम कॉर्बेट और इबर्टसन ने निश्चय किया कि इबर्टसन वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर नीचे गांव में जाएगा और वहाँ एक आम के पेड़ में मचान बनाकर बैठ जाएगा। क्या पता टाइगर नए शिकार की तलाश में उधर जाए
और जिम कॉर्बेट यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर उस गांव के रास्ते पर बैठेंगे जहाँ पर उन्होंने उस आदमखोर के पैरों के निशानों को देखा था। जिम कॉर्बेट ने जिस पेड़ को अपने बैठने के लिए चुना था उसके ठीक सामने से गांव की तरफ से आती हुई पगडंडी थी। ये पगडंडी उस आदमी की लाश तक भी जाती थी। जिम कॉर्बेट को विश्वास था कि अगर लेपर्ड को नया शिकार नहीं मिला और वो फिर से उस मारे गए आदमी की लाश को खाने के लिए आया, तब उसके पास उस लाश तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। पहला रास्ता जहां इबर्टसन एक आम के पेड़ पर बैठा हुआ था और दूसरा रास्ता जिसके किनारे पर कॉर्बेट बैठे हुए थे। शाम को 5 बजे से पहले जिम कॉर्बेट और इबर्टसन ने अपनी अपनी जगह पर पोजीशन ले ली। जिम कॉर्बेट जिस पेड़ पर बैठे थे उस पेड़ को ज़मीन से 10 फुट की ऊंचाई पर बीच में से काट दिया गया था, जिसके कारण उस जगह से मोटी मोटी टहनियाँ निकली हुई थी और उन टहनियों के बीच में जिम कॉर्बेट को बैठने के लिए एक अच्छा छुपने लायक जगह मिल गई थी। जिम कॉर्बेट उस पेड़ पर आराम से बैठ गए और उन्होंने अपनी राइफल को अपने दोनों पैरों पर रख लिया। उस दिन उन्हें अपने साथ टॉर्च लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आज की रात चांदनी रात थी। जब सूरज डूब गया तब जिम कॉर्बेट को अपने दाहिने तरफ की पहाड़ी से कुछ खड़बड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जानवर पत्तों पर चल रहा हो। जिम कॉर्बेट ने उस तरफ अपनी नज़र को घुमाया तो उन्होंने देखा एक मुर्गा मुर्गी का जोड़ा पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। वो जोड़ा पहाड़ी से नीचे उतरा और उसके बाद उसने उस पेड़ के नीचे से रास्ते के उस पार बने एक साफ पानी के छोटे से कुंड से अपनी प्यास बुझाई और वो वापस उसी रास्ते चले गए जहाँ से वो आए थे। उसके बाद फिर से जंगल सन्नाटे में डूब। अभी तक किसी भी जानवर ने वार्निंग कॉल की आवाज़ नहीं की थी। इसका मतलब लेपर्ड अभी भी इस जगह के आसपास नहीं था। लगभग रात के 8 बजे के करीब जिम कॉर्बेट जहाँ पर बैठे थे वहाँ के पूर्व से एक हिरन के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बोलने के बाद वो हिरन चुप हो गया। लेपर्ड ने लाश तक जाने के लिए वही रास्ता चुना था जिसके पास कॉर्बेट बैठे हुए थे। कॉर्बेट अब एकदम चौकन्ना हो गए। वो अपनी बारीक नज़रों से लेपर्ड के आने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उसके बाद से फिर कोई आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दी और ना ही उन्हें लेपर्ड की कोई आहट मिली। थोड़ी देर बाद उन्हें जहाँ पर उस आदमी की लाश रखी हुई थी वहाँ से लेपर्ड के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। लेपर्ड ना जाने कैसे किसी और रास्ते से उस आदमी की लाश तक पहुँच गया था। हालांकि जिम कॉर्बेट अभी भी खुश थे कि उनके हाथ से मौका निकला नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस आदमी की लाश में जहर के बहुत सारे कैप्सूल डलवा दिए थे और अगर वो लेपर्ड उस साइनाइड जहर को खाएगा तब उसकी मौत निश्चित ही होनी थी। लगभग 2 घंटे तक लेपर्ड ने लगातार उस आदमी की लाश को खाया और रात में 1 बजे के करीब उन्हें ऐसा लगा कि लेपर्ड अपना पेट भर के अपनी प्यास बुझाने के लिए जिम कॉर्बेट के पास पानी के कुंड पर आ रहा है। जिम कॉर्बेट अब और सचेत हो गए। वो बिना हिले डुले सिर्फ अपनी आंखों की कनखियों से लेपर्ड को देखने का पूरा प्रयास कर रहे थे। कभी वो दाएं देख रहे थे, कभी बाएं, तो कभी सामने, लेकिन लेपर्ड का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर उन्हें अचानक से लेपर्ड के कूदने की आवाज़ सुनाई थी। ये आवाज़ उनके पीछे की तरफ से आई थी। लेपर्ड ठीक उनके पेड़ के नीचे ही कूदा था। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि लेपर्ड उसी पेड़ पर चढ़ने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद लेपर्ड उस पानी के कुंड तक पहुंच गया। लेपर्ड अभी तक जिम कॉर्बेट के सोचे रास्ते पर नहीं चला था। ना जाने क्यों वो ऐसे रास्ते पर चल रहा था जैसे वो जानता हो कि पेड़ पर जिम कॉर्बेट बैठे हैं। पानी के कुंड पर चाँद की रोशनी नहीं पड़ रही थी, इसलिए वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और वो जगह जिम कॉर्बेट के पेड़ पर से दिख भी नहीं रही थी। ऐसे में जिम कॉर्बेट को बस उस लेपर्ड के पानी पीने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये लेपर्ड की किस्मत थी या फिर वो लेपर्ड इतना चालाक था कि वो जान गया था कि उस पेड़ पर कॉर्बेट बैठे हुए हैं। लेकिन कॉर्बेट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था कि लेपर्ड को उनके वहाँ बैठने की जानकारी थी। ये उसकी किस्मत ही थी जो उससे ऐसा करवा रही थी। अभी तक जब भी वो मूवमेंट कर रहा था वो हमेशा घनी झाड़ियों और पेड़ों के छाँव में ही चल रहा था और उस पर एक बार भी चाँद की रोशनी नहीं पड़ी थी, इसलिए कॉर्बेट उसे एक बार भी देख नहीं पाए थे। पानी पीने के बाद लेपर्ड उसी रास्ते गांव की तरफ चला गया। लेपर्ड इतना पास आने के बाद भी जिम कॉर्बेट के हाथ से बच निकला था।
लेकिन कॉर्बेट साहब को यह तसल्ली थी कि उस लेपर्ड ने आज और अधिक मात्रा में जहर को खाया है और हो सकता है कि उन्हें अगले कुछ दिनों तक उस लेपर्ड की लाश को खोजना पड़े। सुबह होने पर इबर्सन जब जिम कॉर्बेट के पास आया, जिम कॉर्बेट ने उसे खुशी खुशी पिछली रात की सारी कहानी बताई। उसके बाद वो दोनों एक साथ उस आदमी की लाश को देखने के लिए चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि वाकई में लेपर्ड ने उस आदमी की लाश को लगभग पूरा खा लिया था। लाश के साथ साथ उसने जहर के कैप्सूल भी खा लिए थे। पिछले मौके पर उसने जिन जिन जगहों पर जहर के कैप्सूल डाले गए थे उन जगहों को छोड़ दिया था, लेकिन आज उसने उस आदमी के मांस के साथ साथ वो जहर भी खा लिए थे। जहर खाने के बाद ही उसे एकदम से प्यास लगी थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए जिम कॉर्बेट के पास पानी के कुंड तक आया था। जिम कॉर्बेट और इबर्सन वापस अपने कैंप में आ गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने वहाँ के पटवारी को तत्काल बुलवाया और उससे कहा कि वो आसपास के गांव से लगभग 200-300 आदमी को इकट्ठा कर ले ताकि लेपर्ड जिस तरफ गया है उस पूरी जगह को अच्छी तरह से छाना जा सके। क्या पता लेपर्ड कहीं मरा पड़ा हो। जब पटवारी को पता लगा कि लेपर्ड ने जहर खा लिया है तो उसने कहा कि साहब, वो लेपर्ड जहर से नहीं मर सकता है। ऐसे पहले भी उसने कई बार जहर खाया है। असल में वो एक राक्षस है। जहर खाने के बाद उसकी भूख और बढ़ जाती है और वो और ताकतवर होता जाता है। पटवारी के इतना बोलकर जाने के बाद कॉर्बेट सोच में पड़ गए। खैर, दोपहर तक पटवारी ने काफ़ी मेहनत करके 200 आदमियों को इकट्ठा कर लिया। उन 200 आदमियों को अपने साथ लेकर जिम कॉर्बेट ने लेपर्ड जिस जंगल में गया था उस तरफ हाका लगवाया। हाका लगाते लगाते वो लोग एक छोटे मुंह वाले गुफा के पास पहुंचे। इसके बाहर लेपर्ड ने अपने पंजों से चट्टान को काफ़ी खरोचा था, जैसे वो काफ़ी दर्द में हो। उसके बाद उसने गुफा के बाहर थोड़ी सी उल्टी भी की थी। उस उल्टी में उस आदमी के पाँव की एड़ी साबुत निकल आई थी, जिसे उस लेपर्ड ने साबुत ही खा लिया होगा। अब ये पक्का हो गया था कि लेपर्ड इसी गुफा में है। जिम कॉर्बेट ने उन सारे लोगों की मदद से बड़े बड़े पत्थरों से उस गुफा का मुंह बंद कर दिए ताकि लेपर्ड इसी गुफा में मर जाए। और ये भी हो सकता है कि वो लेपर्ड इस गुफा में पहले से ही मरा पड़ा हो, लेकिन उस गुफा में ये चेक करने कौन जाए। जिम कॉर्बेट जब आश्वस्त हो गए कि उस गुफा को अच्छे तरह से बंद कर दिया गया है, तब वो सभी लोग खुशी खुशी वापस लौट आए। दोस्तों, कहानी का ये भाग यहीं तक। कहानी में आगे ये लेपर्ड सच में उस गुफा में मर गया है या फिर वो गुफा का मुंह तोड़कर उसमें से बाहर आ जाएगा, ये जानने के लिए आपको कहानी का अगला भाग देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक की कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी में बहुत से ऐसे मोड़ हैं जिन पर ऐसा लगता है कि वो लेपर्ड अब मर ही जाएगा, लेकिन हर बार वो जिम कॉर्बेट के हाथों से बच निकलता था और कई मौक़ों पर जिम कॉर्बेट भी इस आदमखोर के हाथ से बच निकले थे। ये शिकार अब दिन प्रतिदिन और रोमांचक होता जा रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप से भी शेयर कर दें और अपने कीमती कमेंट्स इस वीडियो में ज़रूर छोड़ें। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों के लिए इस पार्ट से जुड़ा एक सवाल है कि जिस आदमी को लेपर्ड ने सुबह 4 बजे ही दरवाजे पर से उठा लिया था, वो सुबह 4 बजे बीड़ी पी रहा था, जैसा कि मैंने कहानी में बताया। तो आप लोग मुझे बताइए कि वो सुबह सुबह उठकर बीड़ी क्यों पी रहा था। तो दोस्तों, मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।